नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, अगर आपका भी सपना है यूपीएसआई बनने का, तो आज के इस वीडियो में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2024 के 2 दिसंबर 2021 के प्रथम पाली का पेपर है आपको मैं कराने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं हिंदी और सामान्य ज्ञान मूल विधि के टॉप 80 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपने भी यूपीएसआई बनने का सपना सजा रखा है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पैटर्न को समझ पाएंगे यूपीएसआई में किस तरीके के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग संपूर्ण यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेने करके आने वाला हूँ और आपको ये शिफ्ट वाइज कराऊंगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दृक है ये तद्भव नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? तो अल्प विराम का जो चिन्ह है वो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो बताओ किसी क्या है? तो किसी इनमें से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तीन का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब 4 से लेकर के 6 तक आपको गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश को आपको वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ लोगे तो आपको फिर गद्यांश से पता चल जाएगा कि गद्यांश में से जो भी 4 से लेकर के 6 तक आपके प्रश्न बनेंगे उसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके आपको पढ़ना जरूर है। ये नहीं सोचना कि वीडियो को हम नहीं रोकेंगे और हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वीडियो को आप लोग को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलिए, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इनका जो उपयुक्त शीर्षक गद्यांश का वो है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। 4 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषा में होना चाहिए। 5 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो किस प्रवाह के हम होते जा रहे हैं ये आपको बताना है। तो हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। छठवां का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्वव्यापी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि पुत्र शोक में कौन सा समास है। तो फटाफट से बताओ, पुत्र शोक में तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है महत्व शब्द में? तो इसमें लगा हुआ है तो प्रत्यय, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। चलेगा, आठवां प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो कौन सा रूप है? तो इसमें जो क्रिया का है वो है प्रेरणार्थक क्रिया है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो बताओ कोर्ट मार्शल, तो यह एक नाटक विधा की रचना है। 11 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्ण। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके सामने कि पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? तो इनमें से उपयुक्त शब्द है वो है प्राची है। 13 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है। तो क्या है? तो इनका जो नाम है वो है
अंडाल है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से हनूस नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो हनूस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म सायनी है। 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 16वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो इसे जो प्रस्तुत किया है वो प्रस्तुत किया है रविदास ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कब मिला था? तो कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 2005 में मिला था। 17 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची नहीं है वो भारती नहीं है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारती जो पर्यायवाची है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, ये बात आपको याद रखना है। चलेगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं जो आपको प्रश्न संख्या 19 में चिन्ह दिया गया? तो इसे कहा जाता है अर्धविराम। 19 का बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका जो संकलन किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ये है पापानी का। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो गणनावाचक विशेषण का जो उदाहरण है वो है 3 है। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो कौन सा है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण है वो है छछत्री। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचामृत इनमें से कौन सा समास है? तो कौन समास है पंचामृत में? तो इसमें है द्विगु समास है। 24 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी लगातार हमारे साथ सपोर्ट करेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हरिदास सम्मिलित नहीं है। 25 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो तेलुगु नहीं आती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताओ तद्भव। तो दिवाली जो शब्द है ये तद्भव है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो फटाफट से बताओ 28 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने पुस्तक पढ़ी। सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वीजी खैर। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये मलयालम नहीं है। 30 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो वह आया है यह एक पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो कौन सा है? तो पाश्चात्य का जो विलोम है वो पौर्वात्य हो जाएगा। 32 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो है संप्रदान का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न है आपके सामने कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है सामान्य भूत में। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होता है?
तो आपको पता है कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है उत्सव मनाना। क्या? उत्सव मनाना। 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। या यह भी बोल सकते हैं अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होना, प्रसन्न होना, ये भी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, 36वां प्रश्न है आपके सामने कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो किस किस रचना के लिए सीखी है? तो ये सीखी थी चंद्रकांता के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 37वां प्रश्न है आपके सामने कि छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो छलिया में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय या। 37 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो कहाँ लगता है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। 38 का वी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है आपका को। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला आ जाता है 40वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? 40 का आंसर आपको देना कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण वो है तू। 40 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो आपके सामने जो हिंदी के थे 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो 40 के 40 प्रश्न है वो समाप्त हो चुके हैं। अब आपके सामने आ जाता है मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से बनने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 41 में है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 41 का बी ऑप्शन वो एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 42वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। 42 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? 43 का आंसर आपको बताना है। तो ये देता है अनुच्छेद 49। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व बोर्ड की स्थापना वर्ष 1831 में डॉट डॉट में की गई थी। तो कहां पर की गई थी? 44 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने की डॉट डॉट भूदृष्टि की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से 45 का आंसर आपको देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारी प्रणाली। ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 46वां प्रश्न है आपके सामने किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो बताओ 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 में संविधान संशोधन। सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने ये है, प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये कौन से न्यायाधीश ने किया था? 47 का आंसर आपको देना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये हैं न्यायाधीश है बी आर कृष्णम अय्यर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये विकल्प ए में दिया गया था। चलेगा, 48वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? तो क्या है? तो इसकी जो अधिकतम अवधि है वो है 5 वर्ष है। 48 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। फटाफट से 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए कंपनी। फटाफट का 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तीनों को कहा जाता है ए हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय, यानी ए बी और सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 49 का। 50वां प्रश्न है आपके सामने की
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम डॉट डॉट से संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम? प्रश्न संख्या 50 का आंसर आपको बताना है। तो ये होता है निवारक निरोध। 50 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं कर रखा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को डॉट डॉट के मामले में वैध माना गया था। बताओ 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणा रामचंद्र सानबान बनाम भारतीय संघ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अपनी संख्या आपके सामने 53 है कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार डॉट डॉट का प्रदान किया गया। तो ये किसे मिला था ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि राजमन्नार समिति को डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा ये राजमन्नार समिति को नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 55वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो ये निर्माण नहीं आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो कौन सी जोड़ी करती है? 56 का आंसर आपको बताना है। तो ये गेहूं और जौ करती है। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धान विधेयक को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है धन विधेयक को परिभाषित? तो ये करता है अनुच्छेद 110। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 58वां प्रश्न है अब आपके लिए। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किए थे पाकिस्तान है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। तो ये किसमें कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था आपको पता है 61वें संविधान संशोधन है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61वां है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो किसके द्वारा ये कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया? तो ये किया था डगलस एंजल वर्ट ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? 62 का राइट आंसर क्या हो? तो ये हो जाएगा यकृत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंध रखता है? 63 का आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताओ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस सिद्धांत को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है वो शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर संख्या 64 का। चलिएगा 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद खान। 65 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है कि भारत में बाल लिंगानुपात को डॉट डॉट आयु वर्ग में
प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो, तो ये हो जाएगा 0 से 6 आयु वर्ग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि सीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? 67 का आंसर आपको बताना है कि 67 का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि वेल्ड डॉट डॉट में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो बेल्ड जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो बेल्ड घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो किसने किया था सती प्रथा को समाप्त? तो आपको पता है कि विलियम बेंटिंग ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉट डॉट के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 457 को हटाते हुए व्यक्ति 4 को अपराध मुक्त किया है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 70 का। फटाफट से बताओ, चारों ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? तो ये कहाँ पर यात्रा की थी ये आपको बताना है 71 का। तो ये यात्रा की थी चंपारण बिहार में। ये ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के गोपालन मामला में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? बताओ व्हाट्सएप का मालिक कौन है? तो ये है फेसबुक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये नियुक्त किए जाते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 74 का सी ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। पेन संख्या आपके सामने 75 आ जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? फटाफट से बताओ कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो ये किसके अंतर्गत है? 76 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह डॉट डॉट की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। तो कितनी राशि को उसको भुगत जुर्माना देना पड़ेगा? तो उसे देना पड़ेगा 1000 राशि। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? तो किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? तो ये होता है अल्जाइमर के कारण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79वां प्रश्न आपके सामने एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी डॉट डॉट का दोषी है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके विकल्प है मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके विकल्प है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा अनाधिकृत कारावास का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां और अंतिम प्रश्न है कि समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।